एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे एकदम फ्रेश चैप्टर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोस्तों इसका वेटेज जेई और नीट में अच्छा खासा है और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको आप किसी भी चैप्टर के साथ इजीली क्लब कर सकते हो। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ इसको क्लब करके डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, यहां से शुरू करते हैं। सिंपल मतलब आसान, हार्मोनिक मतलब जिसके पैरामीटर्स रिपीट होते हैं उसको बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। और मोशन तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक? चलिए, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने के पहले मैं बेसिक चालू करता हूं पीरियोडिक मोशन से। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। यहां पर हमें दो तरह के मोशन पढ़ना है, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। नाउ पीरियोडिक मोशन वो मोशन होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, which repeats itself after a fixed interval of time and this interval of time is called as time period। जितने समय के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है उसको मैं क्या बोलता हूं? टाइम पीरियड बोलता हूं, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आपका पंखा कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये पीरियोडिक मोशन है, राइट? इसकी जो ब्लेड्स है वो 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद जितने टाइम के बाद भी वापस घूम के अपनी पोजीशन पे आ रही है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ। या मान लीजिए जैसे आप लेक्चर में बैठे हैं और हर 45 मिनट के बाद, 45 मिनट्स के बाद जो बेल बज रही है, तो बेसिकली हर दिन भी यही होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगी, ठीक है? तो इस तरह के मोशन आप समझ गए कि भाई टाइम पीरियड फिक्स्ड है और वही चीज वापस रिपीट होती है उसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया मेरा पीरियोडिक मोशन, राइट? चलिए अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की कि ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है। ऑसिलेटरी मोशन मतलब आपने देखा होगा जो पेंडुलम होती है, सिंपल पेंडुलम, देखिए एक बॉब लो, उसको धागे से लटका दो तो ऐसे ऐसे होती रहती है, ठीक है? तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। या फिर दूसरा एग्जांपल अपन ऐसे लें कि एक ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट करके ऐसे खींच के छोड़ दें तो होता रहेगा। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं हम? ऑसिलेटरी मोशन। सो ऑसिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन। या तो टू एंड फ्रो हो या बैक एंड फोर्थ हो, है ना? आपको पता है बैक एंड फोर्थ कौन करता है सबसे बढ़िया? ऋतिक रोशन, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। अब इसके एग्जांपल क्या होगा? इसके एग्जांपल हो गए कि आप पेंडुलम लो और उसको लटका दो, या तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लो। ये का एक एग्जांपल हो गया ऑसिलेटरी मोशन की। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन, दीज टू मोशंस मस्ट बी अलोंग सेम पाथ। मतलब वो एक ही पाथ के ऊपर होना चाहिए बार 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 बार, ठीक है? लेकिन जो पीरियोडिक मोशन होता है वो मान लेता हूं एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ले लो। सन के अबाउट ये घूम रहा है, ठीक है? ये मान लो सन और ये मान लो अर्थ। हालांकि मुझे पता है ग्रेविटेशन में पढ़ रखा है तो ये सर्कल नहीं होता, ये एलिप्स होता है, लेकिन समझाने के लिए मान लीजिए कि सर्कुलर पाथ है ना? सन के अबाउट m मास की अर्थ है। अच्छा, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर ये होता है कि आपको पता है कि अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन लूं तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा? एक बार यहां गया, फिर वापस आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर इधर आएगा। इसको बोलता हूं एक साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। और जितना टाइम एक कंप्लीट साइकिल में लगता है उसको बोलता हूं टाइम पीरियड, ठीक है? दूसरा, मान लीजिए इसको नीचे खींचा तो ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये और ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, ये एक कंप्लीट साइकिल होगा, ठीक है? तो पीरियोडिक मोशन में पूरी साइकिल में एक पॉइंट एक ही बार आने वाला है। कोई भी एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला ले लो, कोई सा भी ले लो, इस पूरे मोशन में एक पॉइंट एक ही बार आएगा। लेकिन इस मोशन में एक पॉइंट दो बार आते हैं। कैसे दो बार आते हैं? कि अगर मैं मान लो इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे खड़ा हूं, ठीक है? अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं मोशन के, तो आपको दिख रहा है कि यार ये जब इधर जाएगा और इधर जाएगा तो मैं इस पॉइंट पे से दो बार निकलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा लेकिन दो बार निकलेगा। या कोई भी पॉइंट ले लो, रैंडम पॉइंट ले लो, यहां ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार एक पॉइंट से दो बार जा रहा है पाथ इधर पास होके, ठीक है? उसी सेम अलोंग पाथ में, ठीक है? चलो, तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस हुआ। और क्या डिफरेंस होता है? अब दूसरी चीज आपको ये दिखेगी कि ये जो मोशन हो रहा है, मान लीजिए यहां से यहां तक 1 सेकंड में हो रहा है, ठीक है?
ये जो मोशन हो रहा है इधर से घूम के इधर से घूम के इधर से घूम के इधर से घूम के, ये भी एक सेकंड में हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी मोशन, या ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन? सोच के बताओ थोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है नो, ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। ये जितने भी मोशन है ये ऑसिलेटरी नहीं है, सारे ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है, आपको ये पता है कि यार ये वाला जो मोशन होगा ये पीरियोडिक हो सकता है। ठीक है, ये फिक्स पीरियड के बाद वापस रिपीट कर रहा है। अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, यस और नो? यहां पे आ जाता है बच्चों ट्रैप। यहां पे अगर आप नॉर्मल बुक्स उठा के देखोगे, शायद एनसीईआरटी में भी लिखा है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, पर ये 100% सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि यार अगर मैंने ऐसी पेंडुलम ले ली और इस पेंडुलम को मैं एक, मान लीजिए थ्रेड को बॉब से लटका दिया ऐसे, तो आपको पता है कि यार ये जो ऑसिलेशन में स्टार्ट करता हूं थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, डैम्प हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, डैम्प हो जाते हैं। अगर ये डैम्प हो रहे हैं इसका मतलब कि टाइम सेम रहेगा हर मोशन के लिए। एक साइकिल के लिए, दूसरी साइकिल के लिए, तीसरी साइकिल के लिए, चौथी साइकिल के टाइम सेम नहीं होगा, टाइम डिफरेंट हो जाएगा। और अगर टाइम डिफरेंट हो गया तो ऑल ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 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 हम यहाँ पे एक असम्पशन मान ले। अगर क्या असम्पशन मान सकते हैं, अगर हम असम्पशन मान ले कि यहाँ पे कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है, डैम्पिंग मतलब एम्पलीट्यूड का कम होना, या फिर दूसरी तरीके से बोलूं एनर्जी का घटना। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, इफ आई अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, देन अगर लॉस नहीं है इसका मतलब क्या होगा, अब एक राउंड में इतना ऊपर गया, दूसरे राउंड में उतना ही ऊपर जाएगा, तीसरे राउंड में उतना ही ऊपर जाएगा, तो हर राउंड में उतना ही ऊपर नीचे जाएगा। सिमिलरली ये भी क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं डैम्पिंग नहीं मानता हूं, अगर मैं एनर्जी का लॉस नहीं मानता हूं, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करना है, ऑल पीरियोडिक मोशन are not oscillatory and all oscillatory motion are not periodic, but all oscillatory motion can be periodic motion if I assume there is no loss in energy. All oscillatory motion can be periodic if I assume loss to be zero. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट कर लीजिए। सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते, सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक नहीं होते, लेकिन सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक हो जाते हैं अगर मैं मान लूं एनर्जी का लॉस जीरो है। क्लियर? हम बात करें अगर ऑसिलेटरी मोशन की, तो आपको पता है यार जो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो, मान लीजिए एक स्प्रिंग है और ये ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा। अब इसको मैं अगर डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, राइट? करेक्ट? अच्छा, आपको पता है कि इसका मोशन हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट होता है। ठीक है, वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट होता है ऑसिलेटरी मोशन ना। इस फिक्स्ड पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, ठीक है, मैं इसको मानना ओरिजिन, ये ओरिजिन है मेरा। अब जब पार्टिकल राइट में जाएगा, पार्टिकल अगर राइट में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और पार्टिकल लेफ्ट में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। क्लियर? राइट? अब देखिए, अगर राइट में गया पार्टिकल तो स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगेगी, स्प्रिंग लगेगी पीछे, स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगेगी पीछे, या ऐसा बोल दो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दूसरा केस लेते हैं, अगर ब्लॉक पीछे गया तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगी, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी, धक्का देगी उसको। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो मेरा फोर्स पॉजिटिव होगा, राइट? इसका मतलब हो ना हो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव टू द पावर x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n। ठीक है,
अभी माइनस एक्स क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि अब दोनों के साइन ऑपोजिट होने वाले हैं। अगर फोर्स पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव। अच्छा, यहां पर जो पावर होना चाहिए वो पावर ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस एक्स टू द पावर 2 हो गया तो वो तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट से डिपेंड नहीं करेगा फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इट मींस पावर क्यों हो ना हो 1 3 5 7 9 ऐसे ऑड नंबर्स में ही चलेंगे। ठीक, चलिए अब अगर मैं इसका सिंपलेस्ट केस लेता हूं, जो बिल्कुल सिंपल केस, सबसे सिंपलेस्ट केस क्या हो सकता है? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू दी पावर n। सिंपलेस्ट केस क्या होगा? f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू दी पावर 1। ठीक है, इसीलिए हम मोशन के आगे लगाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल क्यों? क्योंकि जो ऑसिलेटरी मोशन है, जो हमारा रिपीटेटिव मोशन है, जो हार्मोनिक मोशन है, उसका सिंपलेस्ट केस अगर मैं ले लूं तो वो हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन आ गई हमारी, दैट द फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, नोट कर लीजिए, ये मेरे एसएचएम की कंडीशन है। जहां भी दिख जाए आंख बंद करके लगाओ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो यहां पे कांस्टेंट आता है f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब आप बोलोगे यार ये तो स्प्रिंग की इक्वेशन है, ये तो स्प्रिंग की इक्वेशन है, लेकिन 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 एक बात ध्यान रखना बच्चों, माना ये रिजेम्बलेंस सेम स्प्रिंग जैसा दे रही है, लेकिन ये मात्र एक संयोग है। दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। हम एसएचएम की इक्वेशन को स्प्रिंग के अलावा बहुत जगह यूज करेंगे, लेकिन स्प्रिंग एक बढ़िया एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जिसकी इक्वेशन एग्जैक्ट मैच करती है। यहां पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये एसएचएम कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के एक्स, या एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इनटू एक्स। ठीक है, तो दोनों कंडीशन याद रखिएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर? चलिए एक बात और आपको ध्यान रखनी है यहां पर, कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, मतलब एक्स चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन बोल दूं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा बोल देते हैं कि मीन पोजीशन से कैलकुलेट किया जाता है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का। ठीक है, कितना मूव कर गया पार्टिकल। नाउ आपको दिख रहा है कि यार फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या ये फिक्स्ड फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है? ये वेरिएबल फोर्स है। सो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करना है यहां पर, दैट द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स। यहां पर फोर्स क्या होगा हमारा? वेरिएबल होगा। फोर्स वेरिएबल है मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, और एक्सेलरेशन वेरिएबल है इसका मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। अगर आप लगा दोगे तो ब्लंडर हो जाएगा। बस सिर्फ यही समझाने के लिए मैंने बताया कि फोर्स वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, बिकॉज v इक्वल्स टू u प्लस t, s इक्वल टू ut प्लस v स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन या फोर्स कांस्टेंट हो। इस केस में एक्सेलरेशन फोर्स कांस्टेंट नहीं आ रहा है, मतलब वो सारी इक्वेशंस हम यहां नहीं अप्लाई करेंगे, यहां हम कुछ नई इक्वेशन निकालेंगे। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम की। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम बेसिकली एसएचएम की कंडीशन क्या होती है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, मैं प्रोपोर्शनलिटी से हटा के कांस्टेंट ले आता हूं, माइनस सम कांस्टेंट लेट्स से c इनटू x। ठीक है, बाद में आपको पता पड़ेगा कि ये एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये ओमेगा स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी मान लिया c मान लिया रैंडम, है ना। अब यहां पे आपको है कि एक्सेलरेशन बेसिकली एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन d2x by dt2, राइट, इक्वल्स टू माइनस c इंटू x। तो ये जाएगा d2x by dt2 प्लस cx इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर की डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है,
तो ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। अब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन निकालना का इसका सॉल्यूशन निकालना हमारे सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, इसका ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन भी होगा कुछ ना कुछ, हर इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन आता है वो हम सॉल्यूशन मान लेते हैं x इक्वल्स टू a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ जनरल सॉल्यूशन, राइट। लेकिन मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं अगर, तो अभी हम मान के चलते हैं कि ये है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। यूजुअली क्या करते हैं हम, पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। लेकिन हम एक काम करते हैं, मैंने आंसर निकाल दिया, ये मेरा आंसर है। अगर ये आंसर है तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? अगर ये आंसर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यार हमने जो पढ़ा, हमने जो सीखा, हम जो मान रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैंने x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माना सॉल्यूशन, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी आ जाएगी मेरी dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो ध्यान से, a क्या है? a कोई कांस्टेंट है, तो ये मान लिया a। अब साइन t, देखो अगर साइन t होता तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाता, साइन t का होता है cos t, लेकिन ये साइन ओमेगा t, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? चेन रूल या सॉरी मेथड, याद है? ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन का cos ओमेगा t इनटू, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, इनटू सॉरी कैसे बोलते हैं? इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाटएवर वी हैव अज्यूम्ड, बिकॉज़ इन प्लेस ऑफ ओमेगा t वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी t एंड वी हैव डिफरेंशिएटेड दिस, राइट। सो जो भी हमने अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा a, इसका आ जाएगा ओमेगा cos ओमेगा t, सिंपल, ये ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक बात। ये वेलोसिटी है। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a ओमेगा, तो बाहर निकाल लो, cos का डिफरेंशिएशन। अब आपको एक चीज पता है कि यार cos का डिफरेंशिएशन sin होता है, लेकिन ये तो cos ओमेगा t है, तो हम क्या मानते हैं? ओमेगा t को मान लो t, तो ये हो जाएगा sin ओमेगा t, लेकिन हमसे मानने में हुई गलती, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा फिर से? सॉरी कैसे बोलते हैं? इनटू d बाई dt ऑफ व्हाटएवर वी हैव अज्यूम्ड। ये cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin ओमेगा t, तो एक माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। चलिए, अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ओमेगा टी का, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्लियर? चलिए, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, मैं इसको लिख रहा हूं a साइन ओमेगा टी। क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको दिख जाए कि हमने जो सॉल्यूशन माना था इसके क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन वापस आ गया। देखो ध्यान से, a इज इक्वल्स टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू a sin ओमेगा t, तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इट मींस जो सॉल्यूशन हमने अज्यूम किया है वो 100% करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं। क्लियर? तो ये तो हुआ एक नॉर्मल तरीका। अब हम देखते हैं एक और तरीका। अब इक्वेशन को डिराइव करने के लिए दूसरी मेथड देखते हैं। जनरली इसको अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है, तो वो अगर आपको रटा हुआ होता है तभी ये सॉल्व होती है, अदरवाइज डिफिकल्ट होता है, राइट। चलिए, फिर हम देखते हैं कि ये बेसिकली डिराइव इक्वेशन होती कैसे है। सबसे पहले मेरे को आपको एक चीज समझानी पड़ेगी कि मान लीजिए कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन या नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं यहां से इसको खींच के इधर ले गया और मैंने छोड़ दिया, तो अब ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, राइट। अब हम बार बार इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट बना देंगे, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो अब समझ जाना कि ये मेरी मेन पोजीशन है और ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये लेफ्ट एक्सट्रीम और ये राइट एक्सट्रीम। ना जो हमने इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन ऑफ एसएचएम a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट, ये इक्वेशन लिखी थी। इसका सॉल्यूशन क्या आया था हमारे पास? सॉल्यूशन आया था हमारे पास x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t।
हम वापस से यही डिराइव करेंगे लेकिन दूसरी मेथड से। ठीक है, चलिए अब ये मेथड आपको दो चीज में हेल्प करेगी। एक तो इंटरमीडिएट स्टेप्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो, और आप देखेंगे कि हाँ हम एक्चुअली डिराइव कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ध्यान से देखना, यहां से मान लेता हूं कि जैसे पार्टिकल आगे गया, आगे जाने के बाद इस पॉइंट पे वो पीछे पलट के आता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर इफ यू थ्रो अ बॉल at the topmost point when it is changing its direction for a momentary time the particle has to come to rest। जैसे ही पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, आगे जाता है, तो अगर मुझे पीछे जाना है तो मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि यार वेलोसिटी जीरो इधर भी होगी और वेलोसिटी जीरो इधर भी होगी, दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल जाएगी जीरो। क्लियर? चलिए अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन होगा वो होगा मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे होगा जीरो। यहां पे कितना होगा? जीरो। ठीक बात? चलिए अब यहां पे एक्सेलरेशन, राइट, एक्सेलरेशन की दो इक्वेशंस होती है। एक होता है dv बाई dt, या होता है v dv बाई dx। आपने देखा होगा। तो ये v इंटू dv बाई dx बेसिकली चेन रूल लगा के लिया है हम। यहाँ पे हमने dx का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर dx का मल्टीप्लाई किया। अब dx बाई dt को क्या लिख दिया? v। तो क्या? v इंटू dv बाई dx। ठीक है, चलो तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ। तो जाएगा v इंटू dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। So it will be v dv equals to minus omega square x dx। दो तरफ इंटीग्रेट करता हूं तो जाएगा v स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। क्लियर? चलिए अब ये जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करना है। ध्यान से देखना कहां से कहां तक लिमिट पुट कर रहा हूं। देखो लिमिट पुट करने के लिए एक स्टैंडर्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट पे लेना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है। अब मेन पोजीशन से जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पलीट्यूड a। ये डिस्टेंस कहां आती है? a। जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, इसमें a मेरा एम्पलीट्यूड ही है। एम्पलीट्यूड इज नथिंग, इट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। क्लियर? चलिए तो जब कहां से वैल्यू पुट करना है? वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे जब मेरा डिस्टेंस x हो रहा होगा, वेलोसिटी होगी v। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे वेलोसिटी होगी v, मान लेता हूं। तो x डिस्टेंस पे यहां पे x की लिमिट, यहां पे v की लिमिट। ठीक है, x डिस्टेंस पे v होगी। अच्छा, यहां से यहां तक जब डिस्टेंस मेरी a है मैक्सिमम, तो वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। मतलब जब मेरा डिस्प्लेसमेंट a है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, चलिए अब लिमिट पुट कर देते हैं। तो लिमिट हो जाएगी कहां से कहां तक? v टू जीरो, और ये हो जाएगी लिमिट x टू a। ठीक है, चलिए आप लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट इज जीरो माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस एज इट इज चल ही रहा है यहाँ पे। तो ये माइनस, अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब मुझे क्या चाहिए? मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मैं इसको लिखता हूं dx बाई dt इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर से मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा dx। जब भी इंटीग्रेट करता हूं तो हमेशा सेम टर्म एक साइड लेके आनी पड़ती। यहां पे x था, यहां पे x था, इसलिए मैं एक साइड LHS में ले आया उसको, हो जाएगा ओमेगा dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है, अब यहां पे एक ही चीज आपको याद करना है कि इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यह स्टैंडर्ड रिजल्ट dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखा होता है साइन इनवर्स x बाय a। सिर्फ इसी कारण इस मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, मतलब यूजुअली नहीं बताया जाता है आप लोग को। लेकिन इसका जो एक्चुअल मैथमेटिक्स वाला बच्चा है, जो इंजीनियरिंग वाला बच्चा है, आईटी वाला बच्चा है, उसको तो करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, हालांकि मैं इसका प्रूफ भी बता सकता हूं, इसका डेरिवेशन भी बता सकता हूं, बट 10 मिनट वेस्ट करने से कोई सेंस नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको। तो ये जाएगा ओमेगा dt का इंटीग्रेशन t। ठीक है,
चलिए अब साइन को उधर भेज देते हैं, तो जाएगा x बाय ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, मेरा x की वैल्यू आ गई a साइन ओमेगा टी। तो एग्जैक्ट रिलेशन मैच कर गया जो हमारा पहले हमने सॉल्यूशन अज्यूम किया था, फिर हमने क्वेश्चन वेरीफाई किया, यहां पे हमने डायरेक्ट इक्वेशन से ही सॉल्यूशन निकाला है और हमारा आंसर एग्जैक्ट आया है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब हम समझेंगे कि जो इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं इनके एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए हमको पता है कि हम जितने भी मोशन है एसटीएम वाला मोशन वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सट्रीम एंड्स दोनों रॉड से बना देंगे, ठीक है ना। तो मैं अब ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ क्रॉस और साइड में डॉट डॉट बना के आपको बता दूंगा कि यहां पर एसटीएम हो रहा होगा। अब देखिए इस पोजीशन को बोलते हैं हम मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। और आपने वर्क पावर एनर्जी में 3 तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे बच्चों, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो ये जो पोजीशन है ये है मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। राइट, नेक्स्ट जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, यहां पे हमें एक चीज पता है कि एक्सट्रीम एंड्स, दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। जो स्पीड होती है पार्टिकल की वो होती है जीरो, तभी पार्टिकल रिटर्न होता है ना, लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम, ठीक है। यहां पे एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मैक्सिमम, यहां पर जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मैक्सिमम, और यहां पे एक्सेलरेशन होता है जीरो, ठीक है। a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ना। अब जो इक्वेशन हमारी है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, यहां पर जो a होता है ये a है डिस्प्लेसमेंट, कहां से, मीन पोजीशन से। इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट। यूजुअली मैं इसको ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूं बट ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट आल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड को डिफाइन करने का एक तरीका और है। एम्पलीट्यूड को ऐसे डिफाइन किया जाता है इन एसटीएम कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच इज हैविंग जीरो वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, जीरो वेलोसिटी कहां है, जीरो वेलोसिटी यहां है, और जीरो एक्सेलरेशन कहां है, जीरो एक्सेलरेशन यहां है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्लियर। अच्छा, अब आप एक चीज बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर अगर ये स्केलर है तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो देता है, जो पॉइंट देता है उसकी डिस्टेंस शो कर रहा है। व्हाट इज दिस, ये जो शो करता है ये डिस्टेंस शो करता है कहां से, मीन पोजीशन से, ठीक है। इसलिए याद रखना ये स्केलर क्वांटिटी है। हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये वेक्टर हो गया, ये क्या स्केलर ही है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज आती है इसमें, ये है ओमेगा, ठीक है। ओमेगा डिफाइन करते हैं हम 2 पाई बाई टी और 2 पाई इंटू एफ, where t is the time period and f is the frequency। ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए t की बात करें तो t होता है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात हम कर चुके हैं, जैसे पीरियोडिक मोशन स्टार्ट किया था हमने, टाइम पीरियड जिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता है उसको बोलता हूं मैं टाइम पीरियड, राइट। टाइम पीरियड की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है सेकंड्स। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, और इट इज आल्सो डिफाइंड एज ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। इसको 1 बाय सेकंड भी लिखते हैं या सीपीएस भी लिखते हैं, साइकिल्स पर सेकंड,
ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्वांटिटी हर्ट्ज है और ऐसा यूनिट भी इसकी क्या है, हर्ट्ज है, राइट। अच्छा, तो हमारी सब बात हो गई। बेसिकली ये y लिखो या x लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिस्प्लेसमेंट शो करता है। x क्या शो करता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, राइट। x इज द डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। Physics.